जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 17/9/2024 का शिफ्ट नंबर 3 है, एसएससी सीजीएल का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्ताकार चाप की त्रिज्या इतनी है तो इस प्रकार बने क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। देखो, जो इसमें परिमाप होता है लेंथ ऑफ द आर्क यानी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ऐसे और प्लस 2r होता है। सर ये कैसे? देखो, ये एक सर्कल है और ये एक सेक्टर है और ये 15 डिग्री का बोला गया है। तो ये त्रिज्या RR और लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये चीज, तो इसी का परिमाप हमसे पूछा गया है। दोस्तों सॉल्व करेंगे तो दो ऐसे पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखिए आप, आर 14 दिया गया है, थीटा 15 डिग्री दिया गया है अपॉन 360, साथ में 2r का मान, तो 14 दूनी 28 आगे जोड़ दिया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 से ये जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 यानी 24 बार में। उसके बाद आप देखिए 4 से काट दीजिए तो ये 6 बार में जाएगा और यहां 7 आ जाएगा। 6 से इसको काटो, 6 पंचे 30 यानी 0.5, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 यानी 0.52, कोई दिक्कत नहीं, यानी 28 ऐसे रखिए। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पन्ना 35 और 1 36 और इसको जोड़ दीजिए यानी 31.64 अप्रोक्स में आंसर आएगा। तो यहां पर 31.66 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर वैसे क्यों नहीं आया एग्जैक्ट? एक्चुअल में जब हमने यहां भाग दिया था 3.14 में 6 का, तो हमने आगे और नहीं निकाला, इसलिए हमारा 31.64 आया और ऑप्शन में 31.6 एक ही ऑप्शन है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, कहता है x माइनस 1/x का मान ज्ञात करें जहां x एक पूर्णांक है। देखो, जब हमें x प्लस 1/x बराबर a गिवन होता है और हमसे x माइनस 1/x बोला जाता है तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होता है। तो यहीं पर देखिए वैल्यू आ गई 65/8 का होल स्क्वायर, और इस 4 को आप 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा। तो पहले a माइनस 20, तो 8 दूनी 16 कम कर दो, 15 में से 6 गया 9 यानी 49 आ गया बटा 8, और अब जोड़ दो तो 8 दूनी 16 और 65 81 बटा 8 यानी 1 से 7 आएगा, 1 से 9 आएगा और नीचे 8 आएगा, 63/8, क्योंकि 9 सत्ते 63। इसका जो राइट आंसर होगा 63/8 हो जाएगा। याद रहे, ये फंडा आपको याद होना चाहिए और ये बहुत पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में। ठीक है, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है और इतने की 2 क्रमिक छूट के बाद टीवी कितने की होगी। तो मेरे भाई आप बेसिक से ही कर लो, अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 18,500 की चीज, 18,500 चीज में 20%, 10% 1850, 20% 3700, कम कर दो, 14,800। फिर 5% का एक और डिस्काउंट दे दो तो 10% 1480, 5% 740 रुपए कम कर दो, यानी 14
₹1060 आंसर आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई तकलीफ है तो आप दूसरा तरीका अपना लीजिए कि 18,500 है, 20% डिस्काउंट देंगे तो बचा 80%, जिसे 4/5 कहेंगे। 5% डिस्काउंट देंगे तो बचा 95%, जिसे 19/20 कहेंगे। 20 पंजे 100, 2 जीरो चले गए, बाकी आप गुणा कर लो। 4 का तो 5 चौका 20, 2 हासिल, 72, 2 74। उसके बाद अब 19 का करना है, जीरो ऐसे, 19 चौका 76, 76 लास्ट में 60 आ रहा है, 2 के हैं 7 हासिल, 19 सत्ते 133, तो आंसर आ गया। डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। यदि P एक अंक है जो इस प्रकार 11 से विभाज्य है, P का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल 11 की डिविजिबिलिटी आप जानते हो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू और माइनस इवन प्लेसेस। तो 6 5 11 प्लस बी P और 9 4 13 घटा दो और ये 11 से डिविजिबल। साफ साफ समझ में आ रहा है कि P 2 होगा, क्योंकि 11 2 13 में से 13 जाएगा तभी डिविजिबल होगा, यानी 2 इज द राइट आंसर। कहता है अजय अपनी आय का इतना विभिन्न घरेलू मतों पर खर्च करता, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए। अब देखो 66 से ही 2/3% का मतलब जो होता है मेरे दोस्त, वो 2/3 होता है। हमने उसकी इनकम को 3 मान लिया, एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा क्योंकि वो खर्चा कर रहा है, तो सेविंग 1 हो जाएगा। इस वैल्यू से ये डिसाइड हो गया। आगे पढ़ते हैं, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है। अब पहले 3 रुपया आय थी, 25% बढ़ाया तो 75 पैसे बढ़ गया, यानी 3.75 हो गया। और वह 20%, पहले 2 तो 20% 40 पैसे हो गए, ₹2.40 खर्चा हो गया। अब सेविंग क्या होगी, इन दोनों का अंतर, यानी ₹1.35 सेविंग होगी। तो उसकी बचत पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। दोनों का अंतर 35 पैसे अपॉन 1 गुणे 100, यानी 35% उसकी बचत इंक्रीमेंट हो गई, क्योंकि पहले ₹1 बचाता था, आज ₹1.35 बचा रहा है, मतलब एज ए रेशियो वर्जन में समझ लीजिए। ठीक है, तो उसकी इनकम 35%, मतलब सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में भी आया हुआ है, टफ नहीं है। देखो हमसे कॉट थीटा का मान पूछा गया, यहां अगर कॉट बनाना है तो यहां कॉस से भाग दो, कॉस थीटा, यहां पर भी कॉस थीटा से भाग, और यहां पर भी सभी में भाग दो। ऐसा करते पहला वाला टेन थीटा बन गया, ये प्लस का 1 बन गया और ये √3 बन गया। अब ये टेन थीटा का जो मान हो गया वो √3 -1 हो गया। अगर हमें सीधे कॉट थीटा लिखना है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। पर सर मजा नहीं आया। इस मजे के लिए आपको क्या करो, इसके कॉन्जुगेट का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां पर देखोगे तो ये √3 + 1 टेन थीटा, a-1 और a + b, समझ गए ना, a - b और a + b, a² - b², 3 में से 1 गया, 2 आया। यानी अगर मुझे 10 इधर ले जाएंगे और 2 से भाग दे देंगे तो √3 + 1/2 कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर दो। अच्छा सर पहले आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? एक्चुअल में हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यहां माइनस यहां प्लस किया, नीचे 2 क्यों किया? क्योंकि यही काम करना था। क्यों कि जब ऊपर इंटू करते हम लोग √3 -1 का स्क्वायर करते, √3 का स्क्वायर -1 तो ऊपर 2 आता, तो उस 2 को हटाने के लिए नीचे 2 से भाग देना पड़ेगा। हर बच्चा समझता है इन सब चीजों को।
ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है आसान पर लेकिन पेशेंस। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे हैं, अब येलो को ही वाई से डिनोट करते हैं, और बी नीले कंचे हैं यानी ब्लू को बी से, कह रहा 18% पीले यानी वाई का 18% और 24% नीले यानी बी का 24% नीले को का योग 30 था यानी ये 30। अब यहीं पर दिमाग लगाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन में। 6 से ये 3 बार में गया यानी 6 से ये 4 बार में गया, 6 से ये 5 बार में, 3/100 4/100 तो अगर सही से करोगे तो 3y ऐसे 4b ऐसे और परसेंटेज है तो 1/100 वहां जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ो। कहता पीले कंचों की संख्या का 3 गुना यानी 3y नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है, तो 2 गुने से 200 अधिक है यानी ये इक्वेशन बन गई। और हमसे दोनों के अनुपात के बारे में पूछा गया है यानी 3y माइनस 2b ऐसे ये 200। अब इन्हें कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल वे में है। घटा दो, ये स्वाहा ये 6b हो जाएगा बराबर 300 के हो जाएगा, घटाओगे तो b बराबर 50 के हो जाएगा। अच्छा b 50 के तो रख दो, 50 चौका कितना हुआ 200, 500 में 200 गया 300, 3 से डिवाइड किया यानी y बराबर क्या आया 100 आया। और अगर हमें y और b का रेशियो चाहिए, y और b का रेशियो तो 100 और 50 का रेशियो 2:1, पर देख रहे हैं कि हमको स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो स्क्वायर कर दो 4:1। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो 4:1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। याद रहे इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पेपर में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अरविंद और चेतन ने 210 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट किया। ये 210 है वृत्तीय पथ और दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगता है, यानी यहां टाइम के बारे में बात कर रहा है, अरविंद को 180 सेकंड लगता है अरविंद को, और चेतन को 420 सेकंड लगता है, यानी इसको 3 मिनट का समय लगता है और 7×42 यानी इसको 7 मिनट का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। तो हमसे कहता है कितने समय के बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे। तो यहां पर इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि समय का ही पूछ दिया गया है, तो यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे इस समय का 7 या 21 मिनट के बाद। मतलब मैं एक चक्कर 3 मिनट में मारता हूं, आप एक चक्कर 7 मिनट में मारते हो, पर ऐसा कौन सा समय होगा जब हम लोग एक साथ मिलेंगे, तो वो 21 मिनट के बाद, क्योंकि हमने 7 चक्कर मार लिए और आपने 3, तब हम मिल जाएंगे। तो 21 मिनट के बाद ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। 21 इज द राइट आंसर फॉर जी। 8% की साधारण ब्याज दर पे कितने वर्षों में 7200 की राशि इतनी हो जाएगी। देखो यहां पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1228 रुपए मिल रहा है, नहीं 1728 मिल रहा है। दोनों का अंतर 1728, ये एसआई हो गया। प्रिंसिपल आपका है 7200, रेट 8% है और आपको टाइम चाहिए, कैलकुलेट करेंगे। हाँ 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 से इसको काट दो तो ये एक तरीके से 12 का क्यूब होता है तो 6 का क्यूब बचेगा यानी 216 बचेगा, और 72 से काटोगे तो 3 बचेगा यानी 3 साल के बाद 3 ईयर। अब देखो इस लेवल के क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछे गए, ठीक है, तो टफ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन हर सेट में डाल देते हैं, समझ गए।
कह रहा 25 रुपए प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध, यानी क्वांटिटी 42 लीटर है और जिसका प्राइस है 25 रुपया, को 40 रुपए प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध, यानी क्वांटिटी 28 है और रुपया है 40, को मिश्रित करके कै रुपए लीटर वाला बना लिया गया, औसत बोला गया। देखो कितने आसान वे में, इसका रेशियो ले लो, 14 दूनी 14 तीनी, मिनिमम 25 रुपया लीटर तो दूध रहेगा ही रहेगा। और देखा जाए हमने 40 वाला भी मिलाया हुआ है, तो अंतर कितना, 15, 15 दूनी 30। अब ये कद्दू कटेगा, इन दोनों को बटेगा, 30/5 यानी 6 आ जाएगा, यानी 31 रुपया लीटर हमने दूध बना दिया। ठीक है, अब ये देखो, जैसे मैं ही हूं मिल्कमैन, ठीक है, मैं मिल्कमैन हूं, अब 42 लीटर 25 रुपए वाला दूध मिला रहा हूं और फिर 28 लीटर अच्छा नंबर 1 ला रहा हूं 40 रुपए लीटर वाला, दोनों को मिलाकर कस्टमर को बेच रहा हूं। रीजन क्या है कि कस्टमर भी अच्छी चीज का पैसा सही से नहीं देता, ठीक है, उसको तो डिस्काउंट चाहिए होता है हर चीज में। तो अब दूध वाला हूं मैं, तो आप समझदार हो, मिलावट तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है, तो ना भी करूं, अगर मैं ना भी मिलावट करूं, मैं दूध वाला हूं मिल्कमैन, तो भी समाज कहेगा मिलावट करते हो, क्यों ना किया जाए। हाँ, अच्छी चीज पचेगी भी कहां आपको। 2 पाइप एक टैंक को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, देख रहे हो, सीजीएल क्वेश्चन है, 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी कैन एम्प्टी इन 8 आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम जो कि 72 आएगा, 12 से 6 बार, 18 से 4 और 8 से 9 8 72। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 6 4 10 लड्डू बने, 9 टूटे तो बना 1 लड्डू, बनाने 72 हैं, तो 72 आंसर आएगा। 72 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। कहता है m-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे दोस्त, इससे जब आप विभाजित कर रहे हो तो m बराबर 2 रख दो, m बराबर आप 2 रख दो, क्यों, और उसी से शेषफल हमारा आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 5 80, 3 दूना 6 प्लस 7, यानी यहां से प्लस का एक, यहां 113 आंसर आ जाएगा। और कोई इतना बड़ा है ही नहीं तो सोचना ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है, इसको 2 स्टार लगा देता हूं, थोड़ा सा अच्छा है कैलकुलेशन को लेकर। 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाकार बॉक्स के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर, बी स्क्वायर और H स्क्वायर का मुद्दा है। L 1.2 यानी 1.44, 1.69 स्क्वायर लिखना है और ये 2.25, इसको जोड़ लो। 5 9 14 4 18 हासिल 1, 2 6 8 4 12 1 13 हासिल 1, दशमलव में 538 आ गए। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है और देखो सारे ऑप्शंस 2.2, 2.3, यानी ये चाहता है ईमानदार बनो बस। अगर बेईमानी की तुमको डस लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं 538 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं, हाँ इसी का निकाल लेता हूं, बाकी वो सब बना दूंगा, ये पेयर ये पेयर। तो 2 से 2 दूना 4, 138 आया, यहां 2 ऐसे रखेंगे, अब ये 4, अब ये 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, यहां 9 आया, देखो यहां 9 आया। अब यहां हम दशमलव लगाएंगे तो यहां 2 जीरो चला आएगा, क्या चला आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 3 ऐसे रखा, तो अब ये 46 कितनी बार में, 2 ही बार में, तो ये 23.2। अब सर यहां पर कैसे, देखो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 538/100, तो 100 का तो 10 नीचे आ जाएगा,
538 के लिए आपने ये 23.2 लगभग निकाला है, 10 से भाग दोगे 2.32 आ जाएगा। अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा 2.32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इतने आराम से कर सकते हो, याद रहे बेसिक। देखो बहुत सारा बच्चा आजकल सोचता है शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, सारे ऑप्शंस नीरज धरे हुए हैं, कौन सा तुम तरीका लगा लोगे। सिखाया तो बहुत कुछ जाता है आजकल शॉर्ट्स वीडियो में। हाँ, निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में गेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। 2018 की तुलना में 2019 में, 2018 2019 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहां 140 है, ये 180 है, रेशियो देख लो 7 से 9 हो जा रहा है। 140 180 का रेशियो 7 से 9, यानी दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100, 14 से है 28.57 आ जाएगा ये आंसर। सर कैसे आपने 14 से बोला? देखो 180 से 140 से 180, 7 और 9 दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100, 1/7 को 14 से ही 2/7% बोलते हैं, तो 2/7 को 28, समझ गए ना, 28 पॉइंट समथिंग में ही जाएगा। एक ही ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा बनाने की कोशिश किया, मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा और तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 है, बहुत अच्छी बात है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई इकाई होगी। तो हम एक चीज जानते हैं, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि सी सबसे बड़ी भुजा है, सी सबसे बड़ी भुजा है, ये हमने मान लिया, तो हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अगर बड़ा होता है तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। भाई कंडीशन तो होती है। अब एक चीज समझो, हमें तो परिमाप दिया गया, तो हमने यहां पर सी जोड़ा, इधर भी जोड़ा दोनों साइड, यानी यहां एबीसी हो गया जो कि 52 हो गया, और ये 2C हो गया। ऐसे भाग दोगे तो 26 लेस देन सी, मतलब सी का जो मान होगा वो 26 से छोटा होना चाहिए, और यही आंसर हो जाएगा। कितने आराम से। अब तो ये अच्छा बनाने की कोशिश की गई, टफ नहीं है। हर जगह ये क्वेश्चन आ रहा है आजकल, रेलवे, एसएससी, सब जगह। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष विभिन्न मतों पर एक कारखाने के व्यय 1 लाख रुपए में को दर्शाता। दी गई अवधि के दौरान कारखाने का प्रतिवर्ष परिवहन पर औसत कितना है जिसका कारखाने में भुगतान हुआ है। तो इसका औसत चाहिए मेरे दोस्त। 8 5 13 7 20 3 23 2 हासिल, 6 5 11 4 15 20 203 हो गया, 4 बार है भाग दे दोगे तो 50.75, यही हमको आंसर चाहिए। अब देख लो 10a बराबर 3/5 कह रहा है, ये मान बताओ। अब यहां बच्चा गड़बड़ा जाएगा। 10a क्या है? 3/5, ये 3 ये 5, यहां पाइथागोरस लगाओगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी √34 आएगा। कौ से चाहिए, यानी 5/√34, सबको मालूम है तरीका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। निम्नलिखित को सरल करो, तो ये तो ऐसे रखो 7/6, यहां आ जाओ 4/9, ऐसे डिवीजन है रिवर्स कर दो, 3/5 गुणे 1/16। बड़े प्यार से इसको कैलकुलेट करना। 4 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया, 12 पंचे 60 एलसीएम हो गया, यहां 70 आ गया माइनस का, यहां प्लस, यानी माइनस का 69/60, माइनस का 23/20। देखो जो आसान है, मेरी स्पीड हाई फाई है उस केस में, माइनस का 23/20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपके सामने, माइनस का 23/20 हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, कह रहा है कॉसेक एक्स बराबर 5/4। देखो यहां मुझे कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ऐसे करके ट्रिपलेट्स बना लेता हूं। कॉसेक कह रहा है 5/4, यानी ये चीज है 5/4, तो ट्रिपलेट से ये 3 आ जाएगा। बस जितनी स्पीड से आप रख सको, जैसे 5 साइन का मान 4 का स्क्वायर 16/25 हो जाएगा, कॉट का मान 3 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, 27 10 का मान 16/9 हो जाएगा, 125 कॉस का मान 3 का स्क्वायर 9/5 का 25 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, सोचो नहीं पेपर टाइम, तरीका होगा कोई ना कोई शॉर्टकट, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, जंग के मैदान में खड़े और सोच रहे हैं गोली कैसे मारे। 16 दूनी 32 ऐसे आया, 9 पना 45 ऐसे, नीचे 10 आया, यहां आ गए 48 और 45, यहां 3 आया, ऊपर 77 आ गया, नीचे 30 आ गया। भूल चुक लेनी देनी, यही आंसर हो गया। तो ये स्पीड आपको बरकरार रखनी है और एक्यूरेसी भी बरकरार रखनी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो 19 नंबर क्लियर, बड़ा क्वेश्चन है मेरी नजर में। एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 और 12 है और x है, तो x के देखो x के कितने मान हो सकते हैं, तो हम जानते हैं जैसे ये x है, तो इन दोनों भुजाओं का अंतर 6 और इन दोनों भुजाओं का योग 18, ये चीज हो जाएगा। और x के पूर्णांक मान चाहिए, 18 में 6 गया 12, एक और घटा दो 11 आंसर आएगा, यानी 11 आंसर आएगा। अभी समझाएंगे, चिंता मत करना, पहले समझो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर 3 भुजा दी जाए ABC और C को सबसे बड़ा बोला जाए, तो कहते हैं त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होता है, तो ये बोलते हैं। और साथ में अंतर जो C का मान है वो अंतर से बड़ा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो पहले तो हमने यही लगाया इस भुजा के लिए, x दोनों का अंतर, ये पहली बात। अब मुद्दा आया, आपने ये 11 कैसे, मतलब 12 में 1 घटाया 11 कैसे? मैं आपसे सिंपल वे में पूछता हूं, पहले समझना। 2 और 4, तो यहां पर एक ही इंटीजर आएगा 3, एक ही इंटीजर 3 आएगा, दोनों का अंतर 2 आया, 1 घटा दो तो एक ही तो इंटीजर आया। वैसे ही हमने कर दिया। अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आया, तो ये जो x के मान आएंगे, एक 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 तक जाएगा। 3 3 6 3 9 2 11, टोटल 11 मान हो जाएंगे। नीचे दी गई तालिका हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किए गए शेयरों को दिखाता है, ठीक है। बेंगलुरु सी के लिए शेयरों की निम्न दरें स्थित स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयरों की निम्न दरों के औसत से कम है। देखो सी की बात कर रहा है, निम्न की बात कर रहा है, निम्न की और औसत की बात कर रहा है। 150 180 185, तो इसका 5 इसको दे दो, तो औसत यानी एवरेज जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। और औसत से कम वाला कौन होगा? तो औसत के बराबर है, औसत से ज्यादा है, औसत से कम है 175। निम्न है किसमें? हैदराबाद में। आंसर हैदराबाद हो जाएगा। एक बार फिर समझो, सी के लिए शेयरों की निम्न दरें स्थित स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयरों की निम्न दरों के औसत से कम है। शेयर सी, कंपनी का नाम सी है। अब हैदराबाद में 175 है, मुंबई में 180 निम्न है और बेंगलुरु में 185। औसत निकालेंगे, 180 आया। अब 180 से कम कौन सा है इन तीनों में वैल्यू? 175 है, जो कि किसका है? हैदराबाद का है। तो यही आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश की गई, पर है नहीं। समझो, एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज है,
अब बैंक क्या है कि बैंक पैसा कहीं ना कहीं लगाएगी, सीधी सी बात है भाई। हमने बैंक में पैसा जमा किया सेविंग अकाउंट में, तो वो हमको 3-4% दे रही है, पर बैंक भी तो उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज कर रही है ना, तभी तो वो हमको पैसा दे रही है। तो बैंक फिर गया कहां, शेयर बाजार में पैसा निवेश किया। उसने कहा कि हम 3 लाख लगाते हैं 30,000 पाते हैं। देख लो, कह रहा प्रत्येक 3 लाख लगाएंगे 30,000 पाएंगे, यानी 10% बैंक कमा रही है। बैंक 10% कमा रही है, हमको 6% दे रही है, यानी 4% बैंक का बेनिफिट। नहीं समझे, हमको 6%, खुद 10% कमा रही है, हमको 6%, खुद 10%, यानी 4% बैंक के हिस्से में आ रहा है, मोटा मोटा ये समझो। तो कह रहा है यदि बैंक ने कुल जमा 60 लाख रुपया लगाया, तो बैंक के अंत में उसका लाभ अर्जित, तो बैंक को तो 4% मिलेगा 60 लाख का। बस इसका 4% निकाल लो, सोचना ही नहीं। परसेंटेज 2 जीरो की बलि लेता है, 6 चौको 24, उसके पीछे 4 ठो जीरो, 2,40,000 रुपया बैंक का बेनिफिट है। 2,40,000 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस। कहता है वर्ष 2016 से 2020 तक निर्माता क्यू के द्वारा बेची गई मोटर बाइकों की कुल संख्या, क्यू के द्वारा बेची गई 2016 से 20 तक, ठीक है। निर्माता एस के द्वारा बेची गई मोटरों की कुल संख्या, अब ये कैलकुलेशन है, इसको जुड़वाएगा मुझसे, लास्ट में जीरो आना ही आना है। 3 1 4 5 9 14 14 8, 14 8 कितना होता है, 22, 2 हासिल, 3 2 5, या 3 3 6 3 9, 9 और 6 15, 1520 आ गया। अब रेशियो इसका भी लेना है, 50 40 90, 90 30 120, 120 140, एक हासिल, 5 चौका 20 1 21, जीरो से जीरो। अब 152 214 का रेशियो 2 से जाते हैं, तो 107 इधर आ जाएगा, इधर 76 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 76:107 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, अभी सेट में ज्यादा दम नहीं है, पर यह क्वेश्चन प्यारा सा आ गया। इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे रहे हैं, और 3 नहीं तो 5 देने चाहिए। सर ऐसा क्यों? देखो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखो। 2 चर का, अब यहां इसने साफ शब्दों में बोला है, 2 चर का एक फलन x के अनुक्रमानुपाती है। A function of 2 variable is directly proportional to x and inversely proportional to y. In general, कोई भी फंक्शन होता है, अगर हमसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोला जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे। नियम ये कहता है, ठीक है, नियम यही कहता है। लेकिन यहां पर क्या है, इसने 2 बार कंडीशन दी है, एक बार ये कंडीशन दी है और एक बार ये पूरी की पूरी कंडीशन दी है फंक्शन को लेकर। यानी ये हमसे 2 कांस्टेंट कराना चाहता है, यानी 90% बच्चा इस क्वेश्चन में फंस गया होगा, सीधी सी बात है। वो चाहता क्या है पहले समझना। जनरली ये होता है कि कोई फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये, और वो ये नहीं चाहता, वो कहता है प्रभु फंक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहां से वो चाहता है कि आप 2 वेरिएबल के साथ खेलें, यानी f बराबर k1x लिख दिया, वैसे c1 फंक्शन k लिख दे रहा हूं ना, समझ लेना, और यहां f बराबर k2/y। अब यहां पर भी मुद्दा है, यहां पर भी मुद्दा है, पहले बात को समझना। अभी मतलब वो कुछ इस हिसाब से हमसे चाहता है फंक्शन को लेकर, ठीक है। तो अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली टू y, फाइंड द फंक्शन इतना।
अब इसमें भी मुद्दा है, ये चीज ऐसे, पर लेकिन इसमें भी वो जोड़ के लिखवाना चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि ऐसे लिखे कि k1x ऐसे और k2 अपॉन वाई, ये चीज बना के लिखे। ठीक है, ये इस टाइप से। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन के लॉजिक को आप याद रखना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को तैयार रखना। कुल मिलाकर ये समझो कि फंक्शन है k1x, मतलब एक कांस्टेंट, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा शब्दों का मैटर है, हाँ, पर वो ये कह देगा कि एंड का मतलब प्लस ही होता है। एंड का मतलब भाई दुनिया भर के नियम होते हैं, एंड का मतलब प्लस ही होता है, तो k2 अपॉन इतना, इस टाइप से वो चाहता है। असली मुद्दा ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वेरिएबल देख लो, 1 2 3 4 5 वेरिएबल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन भी बन रही है। जैसे पहला ये रखोगे, ये वाली कंडीशन कह रहा है x बराबर 0, 0 रख दोगे, और फंक्शन की वैल्यू 15 है, y 1 है, k2। तो पहले हमारा k2 निकल आया जो कि 15 आ गया। दूसरा वाला केस, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इससे इसको रखोगे, तो x बराबर 1 है तो k1 आया, k2 की वैल्यू हमने ऊपर से 15 निकाल ली है, y की वैल्यू 15 ऐसे रख दोगे, और f फंक्शन की वैल्यू 2 ऐसे है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया, यानी k1 बराबर 1 आ जाएगा। k1 1 आ गया, k2 ये आ गया, यानी 2 वेरिएबल मिल गए। ठीक है, और उसके बाद हमसे चाहता है क्या क्या कि x बराबर 5 y बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा, यानी f का मान चाहिए। k1 का मान 1 है, x बराबर 5 पर तो 1 इंटू 5, और k2 का मान 15 है, y और y की वैल्यू उसमें देखो 3 दी गई है ऐसे, तो ये फंक्शन 5 15/3 यानी 5, यानी f बराबर 10। फंक्शन का मान 10 आएगा, 10 आएगा, 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तैयार रखना, अदरवाइज आप भटकते ही रहोगे। जो भी जिससे भी पढ़ोगे वो ऐसे ही बताएगा, वरना आंसर ही नहीं आएगा। देखो, फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, वो एंड लिखा है तो वो प्लस करके वो करवाना चाहता है, इसलिए k2 अपॉन इतना, वरना अलग अलग फंक्शन को जोड़ेंगे तो फिर मुद्दे बन जाएंगे, फिर 2 से भाग भी देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइप से वो फंक्शन बनवाना चाहता है। पहले मैंने 2 बार अलग अलग बना के दिखाए थे। तो ये क्वेश्चन 5 स्टार का है, लॉजिक मालूम होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी है। ठीक है, सीधे याद करना होगा प्रॉपर्टी को, मैं पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये भी 2 स्टार है। त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है। ये एक त्रिभुज है, ए बी सी में, और डीबीसी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर कहता है डीएल परपेंडिकुलर है एबी पर, डीएल परपेंडिकुलर है एबी पर, और डीएम परपेंडिकुलर है एसी पर, एसी पर। और फिर इसने एक बात कह दिया, क्या कि डीएल बराबर डीएम के, ये बात बोल दी। देख रहे हो, ये 2 बात बोल दी। अब एक बात को समझो, ये दोनों बराबर है, मान लो इनका नाम हम ए ए कर दें, ए ए, मान लीजिए नाम ए ए कर दिया, और साथ में ये डी मिड पॉइंट है, तो बीडी और डीसी बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी इसका नाम बीबी कर दो। तो अगर हम ये देखें कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, ये 90-90 है, तो पाइथागोरस लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी एक तरीके से बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सेम चीज यहां निकल के आएगी, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। यानी ये साइड 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 साइड, यानी ये दोनों कॉन्ग्रेंट भी हो गए, साथ ही साथ मतलब दोनों, ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, दोनों का एरिया बराबर होगा, और सिमिलर भी हो गए।
सिमिलर भी हो गए। ठीक है, अब बात को समझना, कॉन्ग्रेंट भी हो गए, सिमिलर भी हो गए। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल हमारा घोषित होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब सर आपने समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं बोला? देखो, समबाहु त्रिभुज इसलिए नहीं बोला कि यहां पर हमको बीसी का तो बताया है, पर इसमें ये जो लंबवत बोला गया है, ये दूरी तो ठीक है, पर ये दूरी मतलब ये तीनों दूरियां क्या बराबर होंगी? ये सब तो ये नहीं। लेकिन आइसोस्केलस इसलिए बराबर होगा क्योंकि यहां पर ये दोनों आधार के कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बताया सिमिलरिटी लग जाएगी, क्योंकि एरिया बराबर फिर तो सिमिलरिटी लगेगी। और यहां से जब ये लंब आता है तो भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड भी कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब AB की वैल्यू AC के बराबर हो जाएगी। AB बराबर AC हो जाएगा, लेकिन BC के बराबर नहीं वो बोला जाएगा। दैट्स वाई इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप याद भी कर लेना, नोट्स में शामिल भी कर लेना। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।